सोशियो रिलीजियस सोशियो रिफॉर्म। रिलीजियस रिफॉर्म्स। ओके, हमने क्या क्या किया था उसमें? इंट्रोडक्शन, देन राजा राम मोहन रॉय का परिचय पढ़ा था, फिर दयानंद सरस्वती। याद है आप सबको? यस मैम। अच्छा, रीड किया है घर पे? गर्ल्स, डिड यू ऑल रीड एट होम? ओके, डन। चलो, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. Okay, this was the chapter we did at our last lecture. Okay, अगर किसी को ऐसा है कि हम लोगों को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है मैम, या कोई न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, तो लेट मी आस्क द क्वेश्चंस. ओके, यहाँ बताइए तो मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगी. कहाँ पहुंचे थे हम इस चैप्टर में? गर्ल्स, हम लोगों ने सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, राजा राम मोहन रॉय, फिर दयानंद सरस्वती, उसके बाद रामकृष्ण परमहंस में हम लोग खड़े थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? गर्ल्स, यू हैव टू आंसर. कैन यू सी माय यस स्क्रीन? मैम यस। ओके, चलो, कौन रीड करेगा रामकृष्ण परमहंस? मैम कैन आई? यस बेटा, यू कैन रीड इट. Ramakrishna Paramhans. Ramakrishna Paramhans was the torch be- बियरर. bearer, bearer of the Indian culture. He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. He was born in Kamarpukur Pukur कमर पुकर. village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. He ओके tried बेटा. to attain. Okay. ओके, स्टॉप इट. Okay, now we'll study regarding रामकृष्ण परमहंस. रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कौन थे, कहाँ बॉर्न हुए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुए, वो कैसे इंसान थे, उनके पास ऐसी क्या क्या नॉलेज थी. ठीक है, रिगार्डिंग द, ऐसा बोलता है ना कि एक परिचय, एक इंसान का पूरा परिचय. तो हमने पहले, इससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन किया था, फिर दयानंद सरस्वती जी का पढ़ा था. सॉरी, फिर दयानंद सरस्वती जी का पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद का पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे रामकृष्ण परमहंस. तो रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बियरर ऑफ इंडियन कल्चर. अब यहाँ पे क्या बोला है कि वे रामकृष्ण परमहंस जो थे वो हमारे देश के कल्चर का बहुत ही बड़ा टॉर्च बेयरर. टॉर्च इज मीन बाय टॉर्च बेयरर, मतलब ऐसा बोलता है ना कि माउंटेन का पिक, मतलब हाईएस्ट पिक. तो बहुत ही बड़ा इंसान, बहुत ही बड़ा, सबसे आगे, मतलब जो लिस्ट है संतों की, जो रिफॉर्मर की, जो क्रांतिकारियों की, हर चीज में ही वो टॉर्च बियरर, मतलब वो टॉर्च पे है, बहुत ही बड़े, सबसे, बहुत ही लिस्ट में सबसे आगे हैं. ठीक है, मीन्स ही वॉज अ नोन पर्सन इन द, किसमें, इन द, हमारे देश के, इन इंडियन कल्चर. ही वॉज ऑल्सो रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड सॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रिलीजन. अब उनके लिए बोला गया है कि वो एक चेंजर तो है ही, वो हमारे देश के कल्चर में चेंज तो ला ही रहे थे, बट उसके साथ साथ वो सेंट भी थे, मतलब संत थे, एक बहुत ही बड़े नामचीन संत थे. हु हैड सॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रिलीजन्स. हर एक रिलीजन्स में उन्होंने सच्चाई क्या होती है वो सबको ढूंढ निकाला और सबको समझाया. ही वॉज born इन कमरपुकर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल. अब रामकृष्ण परमहंस जो थे वो कहाँ बॉर्न हुए? तो ही वॉज born इन कमरपुकार विलेज. कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो हुगली डिस्ट्रिक्ट में और बंगाल में. He took interest in the religious activities from his childhood. जब वो छोटे थे
एट द टाइम ऑफ चाइल्डहुड के वक्त से छोटे थे तब से ही उनको रिलीजियस एक्टिविटीज में बहुत ही इंटरेस्ट था. He became a priest in the Kali temple of दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता. अब वो दक्षिणेश्वर टेम्पल जो है उसको काली टेम्पल बोला जाता है कोलकाता के बाजू में, वहां पे वो संत बन गए, साधु बन गए. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रामकृष्ण परमहंस का जो कैरेक्टर है, प्योरिटी वाला, एक सच्चाई का कैरेक्टर, और उनके पास जो नॉलेज है, वो जो सिखाते हैं, उससे बहुत ही अट्रैक्टेड है. चलो, एनी डाउट्स गर्ल्स? No, ma'am. No, ma'am. ओके, रीड इट बेटा. कंप्लीट द पैराग्राफ. He tried to attain God in various forms. Many religious reformers like Keshava Chandra Sen, Dayanand Saraswati, and others had obtained guidance from him. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of preaching of Ramakrishna Paramhans. ओके. uh, what he say, he tried to attain God in various forms. अब जैसे कि मैंने बताया कि वो एक संत थे, वो एक रिफॉर्मर थे. उसके रामकृष्ण परमहंस का कैरेक्टर जो था वो प्योरिटी था, उनके पास बहुत ही डीप नॉलेज था. तो वो रिलीजियस और मतलब रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस इसमें मानते ही नहीं थे. ही वॉज ओनली बिलीविंग इन गॉड. तो व्हाट ही ट्राइंग, वो ट्राई करते थे कि कैसे गॉड को पा सके, ठीक है, कैसे हम भगवान को मिल सके. Many religions reformers like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and other had obtained guidance from him. अब जैसे कि फर्स्ट लाइन में ही लिखा था कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो टॉर्च बेयरर ऑफ इंडियन कल्चर कहा जाता है उनको. मतलब वो सबसे बड़े संत हैं ऐसे कहा जाता है, नामचीन, ठीक है, बहुत ही नॉलेज वाले. जो बाकी के जो हैं जैसे कि दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, केशव चंद्र सेन है, वो सब उनसे गाइडेंस लेते थे, उनसे सीखते थे. तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो सारे चेंजर है ना, वो सब किसके नीचे सीखे हुए हैं? रामकृष्ण परमहंस से. वो वहां पे गाइडेंस लेने, उनसे गाइडेंस लेने आते थे. Those influenced by the western culture, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में जो वेस्टर्न कल्चर, जैसे कि भारत के अगर बाहर हैं, इंडिया के बाहर जो होता है, इंडिया के बाहर जो फॉरेन लोग होते हैं, मतलब बाहर का जो एटमोसफियर है, बाहर का जो कल्चर है, बाहर के जो ट्रेडिशन है, वो ज्यादा अट्रैक्टेड है. क्योंकि यहाँ के जो लोग, मतलब इंडिया का देश के जो लोग हैं, उनको यहाँ पे रहकर भी बाहर के, आउट ऑफ इंडिया कंट्री के, फॉरेन कंट्रीज की सारी ट्रेडिशन और वहाँ की जो कल्चर है वो ज्यादा पसंद है. ऐसे हैं यहाँ पे भी लोग आज के, इन सिचुएशन ऑफ प्रेजेंट ऑल्सो. तो ये रामकृष्ण परमहंस जो है 19th सेंचुरी के वक्त जो जो लोग बहुत ज्यादा क्रेजी फैन थे, क्रेजी मतलब इन्फ्लुएंस थे कि भाई नहीं, वी आर रियली इन्फ्लुएंस विद द वेस्टर्न कल्चर, बाहर के कल्चर से हम ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, मतलब यहाँ का कल्चर से हमको बाहर का कल्चर बहुत ज्यादा पसंद है. ऐसे लोगों की थिंकिंग रामकृष्ण परमहंस ने चेंज कर दी. वो उस तरह से उनको समझाते थे. प्रीचिंग मतलब टू डिस्कस, टू लर्न समथिंग, मतलब उन्होंने जो सिखाया था, जो समझाया था, उसके बाद ऐसे लोग जिनको वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही क्रेज, अट्रैक्टेड थे वेस्टर्न कल्चर से, वो रीडेवलप हो गई. उनकी थिंकिंग, उनका जो भरोसा था वो रीडेवलप हो गया कि भाई नहीं, वी हैव टू एक्सेप्ट अवर इंडियन कल्चर बिकॉज आवर कल्चर इज द बेस्ट कल्चर इफ कंपेयर टू ऑल वेस्टर्न कल्चर. ओके, समझ में आया? एनी डाउट्स गर्ल्स? Yes. No, ma'am. ओके, हु सेड यस? Ma'am, you Yes, said no, actually, समझ she में has आया, said. so I said yes. अच्छा, चलो, नो इश्यूज. सो कैन वी गो फॉर अनदर टॉपिक? Yes, ma'am, you have not sent notes yet.
बेटा नोट्स इसलिए नहीं भेजा क्योंकि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिखा था ना, वो सिर्फ 4 और 5 पॉइंट थे, और अभी आपका शायद ये मुझे पोर्शन कंप्लीट करना है, तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम एक लेक्चर में पूरे नोट्स ही डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं रख दूंगी, फिर आप सब लोग प्रिंट हाथ में रखेंगे और विल डिस्कस द नोट्स। ओके ओके मैम। चलो, विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। हमने दयानंद सरस्वती तो किया था ना लास्ट टाइम। यस मैम, दयानंद Yes, सरस्वती भी ma'am. किया था। यस मैम। ओके चलो, we'll go to next topic, that is Swami Vivekananda. Girls, can anyone read it? Yes ma'am, may I? Yes, you can read it, Bea. Just Okay. read one paragraph first so that I can explain it easily. Okay. Swami Vivekananda, a Bengali graduate named Narendranath Dutt, 1863 to 1902 century, came into contact with Ramakrishna Prab, Pram, what's that? Param Paramhans, Hans. Paramhans, who reciprocate his quest from knowledge. Narendra became a disciple of Ramakrishna and became an ascetic sannyasi, sannyasi later, acquiring the name Swami Vivekananda. He did not intensive study of the Indian and Western philosophy. Okay, great, chalo. Now we are starting with the next topic, that is Swami विवेकानंद। ओके, अब यहाँ पे हमने जो पहले पढ़ा था वो थे रामकृष्ण परमहंस, उनके परिचय के बारे में दिया था। दिस टाइम वी आर स्टार्टिंग विद द परिचय ऑफ, किसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, स्वामी विवेकानंद। तो अब बंगाली ग्रेजुएट, अब जैसे कि पहले ही लिखा हुआ है, बंगाली ग्रेजुएट मतलब जो स्वामी विवेकानंद थे वो बंगाल से थे। इससे ये साबित होता है कि ही वॉज बाय कास्ट, बाय रिलीजन ही वॉज बंगाली। ओके, a Bengali graduate named Narendranath Dutt. Between 1963 to 1902, he came into contact with Ramakrishna Paramhans. अब यहाँ पे ऐसे दिया है कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक बंगाली ग्रेजुएट थे, मतलब वो अभी बंगाली टीनेजर थे, एडल्ट थे। उनका नाम था कॉलेज के वक्त, ये कॉलेज की वक्त की बात है। एक्चुअली में ये टॉपिक ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जो है उनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। फिर आगे जाके पता चलेगा कि हाउ ही बिकेम स्वामी विवेकानंद, उनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे रखा गया और क्यों रखा गया। ठीक है, विल स्टडी इन नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे सिर्फ पहले ऐसा दिया है कि जब वो पढ़ रहे थे एट द टाइम ऑफ टीनेजर, एट द टाइम ऑफ कॉलेज टाइम, ही नेम्ड एज नरेंद्रनाथ दत्त। अब 1863 टू 1902 के बीच वो मतलब ही केम इनटू कांटेक्ट विद द रामकृष्ण परमहंस। अब हमने आगे जो टॉपिक पढ़ा था वो रामकृष्ण परमहंस का, जैसे पढ़ा था कि वो टॉर्च बियरर हैं, वो एक बहुत बड़े संत हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, who reciprocated his quest for knowledge। अब रामकृष्ण परमहंस ने उनको पूरा डीप नॉलेज देके रिलीजन के बारे में पूरा उनको समझाया। उनका माइंड, उनका जो मतलब कल्चर होता है वो पूरा चेंज कर दिया। So he diverted, he reciprocated his mind with the full of knowledge. नरेंद्र became a disciple of रामकृष्ण। अब उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र नाथ दत्त मतलब स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के भक्त शिष्य बन गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस के पास उन्होंने बहुत ही कुछ नॉलेज पा लिया। And became an ascetic, that is sannyasi, later acquiring the name Swami Vivekanand। अब यहाँ पे समझाया गया है कि ये जो नरेंद्र नाथ दत्त थे
वो एट द टाइम ऑफ कॉलेज, इनका नाम, स्वामी विवेकानंद का नाम तो नरेंद्रनाथ दत्त ही था। जैसे ही वो रामकृष्ण परमहंस के कांटेक्ट में आए, उन्होंने बहुत ही मतलब नम्रता से उनके साथ रहकर बहुत ही नॉलेज गेन किया, उनसे बहुत कुछ सीखा, और फिर लेटर ऑन ही वाज बिकेम अ सेंट, मतलब सन्यासी बन गए और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। लेटर ही एक्वायर्ड द नेम स्वामी विवेकानंद। अब जब वो सन्यासी बने और जब वो अपने गुरु के, कौन है उनका गुरु, तो वही रामकृष्ण परमहंस, उनके शिष्य बने, तब उनका नाम स्वामी विवेकानंद के तरीके से रखा गया। He did an intensive study of an Indian and Western philosophy. अब जो स्वामी विवेकानंद हैं, उन्होंने सिर्फ इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं पढ़ा, बल्कि ही स्टडीड ऑल्सो ऑन वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न कल्चर के बारे में भी उन्होंने पूरा पढ़ा। सो उन्होंने डीप स्टडी किया बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी। एनी डाउट गर्ल्स? Yes. No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay, no issue. Read it. Okay, ma'am. सबको Swami Vivekanand. Yes, ma'am. just a minute बेटा। सी गर्ल्स, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है ना, तो अभी मैं क्या है कि एक पैराग्राफ के बाद हर बार पूछूंगी नहीं, तो आप लोगों को डाउट है ना, तो रेज द हैंड, मींस रेज योर वॉइस एंड लेट मी आस्क, ओके, एनी टाइम कि मुझे ये डाउट है मैम, मुझे ये नहीं समझ Okay, में आ रहा Swami. है। Yes, ओके। yes. Okay. Swami Vivekanand advised people to survey poor and look for God in needy people. He created in Indian youngsters the pride of our past and awareness from a bright future. He was a present at International World Conference for Religious in Chicago in United बेटा आप States. बीच में, ऐसे आप बीच में एक लाइन खा गए मेरे हिसाब से। Wait, यू ma'am, wait, I was. you are studying from screen or you have a PDF in your hand? No, ma'am, I have PDF. Okay, no issues. Read it again, no issue. Okay, cause no, in this screen, after a minute, it is being blurred. That's why. Okay. That's why. Okay. Okay, no issues. You can Swami. read it from PDF also. That's okay. Yes, ma'am. Beta, you can read from PDF, no issue. Yes, okay, ma'am. Swami Vivekanand advised people to survey people and poor and look for God in needy people. Created in India youngsters the pride for our past and awareness for a bright future. He was a present at International World Conference for Religions in Chicago in United States in the year 1893 AD. With his influence speech, he has provided uh, understanding about philosophy and Indian culture. He propagated Beta, it's propagated. propagated he propagated Indian culture by touring various countries like United States, Europe, China, Japan, etc. He praised of Indian culture and was a staunch nationalist. He gave the greatest song to Indian, Slogan. Arise Awake slog to Indians, Arise Awake and stop not till the goal is achieved. Okay. अब स्वामी विवेकानंद जो है, so स्वामी विवेकानंद achieved people, advise people to serve the poor and look for God in needy people. अब हर एक संत का क्या होता है कि हर एक संत का एक अपना अपना व्यू होता है, एक अपना अपना थॉट होता है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा समझ पाएंगे कि वी आर अ गुड पीपल एंड वी आर इन द अंडर ऑफ गॉड। तो स्वामी विवेकानंद ने लोगों को ये एडवाइस किया, ये सिखाया कि प्लीज सर्व द पुअर, मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करो, ठीक है, और जो नीडी पीपल हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनके सामने देखो और उनकी भी
हेल्प करो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप नीडी पीपल और पुअर पीपल को सर्व करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप उनमें भगवान देख पा रहे हो। जब आप अच्छा काम करते हो ना तो आपको ऐसा लगता है, अब किसी भी बंदे को ऐसा है कि घर नहीं है, बेचारा रोड पे सो गया है, वो कुछ मांगता है, तो हम लोग कभी देते भी है ना तो ऐसा लगता है कि मतलब एक फीलिंग, अच्छी फीलिंग आती है। तो सेम फीलिंग स्वामी विवेकानंद लोगों को समझा रहे हैं कि व्हेन यू सर्व द पुअर पीपल एंड नीडी पीपल, you look God in them. He embodied pride for our rich culture heritage and faith in the bright future in the Indian youngster. अब स्वामी विवेकानंद जो है, उनको ऐसा लग रहा है, उनके थॉट, उनके व्यू के हिसाब से उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे देश के जो यंगस्टर हैं वो आगे जाके उनका हमारी हेरिटेज जो है, हमारा जो कल्चर है, उसको आगे जाके बहुत ही अच्छा फ्यूचर होगा उनका। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडियन कल्चर अपनाएंगे तो शायद उनका ऐसा भरोसा है कि भाई द यंगस्टर ऑफ इंडिया हैज अ ब्राइट फ्यूचर इन regarding our culture. He attended the Parliament of the Religions in Chicago in the US in the year 1893. अब आगे जाके स्वामी विवेकानंद ने एक रिलीजन के पार्लियामेंट को अटेंड किया चिकागो में, ओके, यूएस कंट्री में। कौन सी ईयर में? तो भाई 1893। जैसे कि स्वामी विवेकानंद कौन किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। तो रामकृष्ण परमहंस जो थे वो रिलीजन के बारे में ही लोगों को समझाते थे कि कोई भी रिलीजन ऊंचा बड़ा, कास्टलेस और क्लासलेस, दो पॉइंट्स हैं। न किसी का कास्ट है, न किसी का ऐसा कोई क्लास है। ऑल पीपल, ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम। मतलब ये लोग ऐसे समझाते थे कि जो रिलीजन है वो लोगों ने अलग अलग किया है कि मेरा ये कास्ट है, मेरा ये रिलीजन है, मेरा ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गॉड है उन्होंने तो सब लोगों को एक जैसा ही यहाँ पे बाय बॉर्न भेजा हुआ है। सो ही वॉज, यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो पार्लियामेंट, रिलीजन के ऊपर पार्लियामेंट लेने गए थे चिकागो में। उन्होंने अटेंड किया, उन्होंने वहां पे स्पीच दी, जिससे वहां के लोग बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गए, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए। और उन्होंने समझाया कि हमारी जो इंडिया का कल्चर है, हमारी जो इंडिया की फिलोसफी है वो ऐसी है। अब ऑब्वियसली बाहर वेस्टर्न कल्चर में जाके आप इंडियन लोग इंडिया का कल्चर कुछ डिस्क्राइब करते हैं, कुछ इंडिया के ट्रेडिशन, कुछ इंडिया के रिचुअल्स, कुछ इंडिया की फिलोसॉफीज, कुछ इंडिया के सिस्टम्स, तो वहाँ के लोगों को, जैसे यहाँ के लोगों को फॉरेन की कंट्रीज के कल्चर्स और ट्रेडिशन पसंद है, वो लोग बहुत अट्रैक्ट हैं। आज भी अगर किसी से पूछो तो कोविड-19 की वजह से सब बंद है, फिर भी सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं जाना है घूमने। अगर मीन्स चांस मिलेगा तो बोलेंगे नहीं नहीं, वी विल गो टू ईरान, वी विल गो टू दुबई। तो वहां के लोगों को अगर आप वहां जाके उनसे पूछोगे और उनको समझाओगे तो दे आर रियली गुड। मतलब उनको इंडिया इतना पसंद है कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमको इंडिया जाना चाहिए, इंडिया देखना चाहिए। सो स्वामी विवेकानंद को ने क्या किया, वहां पे जाके लोगों को एक बहुत ही बढ़िया स्पीच दी रिगार्डिंग अवर इंडियन, हमारे देश के कल्चर का और हमारे देश के फिलोसॉफी का। तो वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए। दे वर टू अट्रैक्टिव रिगार्डिंग दिस स्पीच। ही प्रोपेगेटेड द इंडियन कल्चर बाय टूरिंग वेरियस कंट्रीज। अब सिर्फ चिकागो में जाके उन्होंने स्पीच नहीं दी, फिर एक बार चिकागो में जो पार्लियामेंट रिलीजन पे था वो खत्म हो गया, वहां पे स्पीच देके उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कंट्री में टूर करके, मतलब घूम के लोगों को हमारे इंडिया के कल्चर के बारे में समझाया। तो यहाँ पे कंट्रीज दी हैं कि कौन से ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद मतलब जाके इंडियन कल्चर पे उन्होंने लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया, डिटरमाइन किया, उनको समझाया। तो द कंट्रीज आर यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज यूएस, यूरोप, इजिप्ट, चाइना, जापान एक्सेट्रा। ये बहुत सारी कंट्रीज के नाम है जहाँ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा स्वामी विवेकानंद जाके स्पीच दे के आए कि भाई नहीं, हमारा जो इंडियन कल्चर है, मतलब उन लोगों को ऐसे, मतलब एक बोलते हैं ना कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा इंडियन कल्चर क्या है, तो उनको एक ऐसा हाईलाइट करके है कि भाई देखो हमारा इंडिया ऐसा है और हमारा इंडिया का कल्चर ऐसा है। So there to influence, he was an ardent supporter of the Indian culture and
नेशनलिस्ट। अब जो स्वामी विवेकानंद थे ना, वो इंडिया के कल्चर को बहुत ही सपोर्टर करते थे। सो ही वॉज अ मेन लीडर टू सपोर्ट द हमारा इंडियन कल्चर, हमारे भारत देश का कल्चर अपनाने में और दूसरे लोगों को भी अपनाने में वो मदद करते थे। एंड अ डिवोट नेशनलिज्म मतलब एक क्या बोलते हैं कि देशवासी थे, एक सच्चे देशवासी थे। ही गेव द legendary स्लोगन टू अवर इंडियंस। उन्होंने जब वो रिटर्न हुए यहाँ वहां पे बाहर के कंट्रीज में सारे लोगों को ये समझा कि हमारा इंडियन कल्चर क्या है, हमारे कल्चर और फिलोसॉफी के बारे में स्पीच दे के आए। तब उन्होंने हमारे इंडियन के बारे में एक स्लोगन दिया, अराइज, अवेक एंड स्टॉप, नॉट स्टिल द गोल इज अचीव्ड। अब ये स्लोगन क्या है? उठो, जागो और मत रुको जब तक आपको अपना गोल अचीव नहीं होता। ठीक है, सो जस्ट हाईलाइट द स्लोगन। He gave the legendary slogan to Indians like arise, awake and stop, not still the goal is achieved. ठीक है, ओके गर्ल्स, रीड इट बेटा। Yes, ma'am. From from where? Yes, ma'am. बेटा वेट, थर्ड पैराग्राफ। Okay. Dilish, are you reading? Yes. Um, Swami Vivekanand established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE. In the name of his guru, it has its headquarters at Belur. This mission uh, क्या हुआ? मैम वो कहाँ पे था भूल गई. कोई बात नहीं। You read from that he acquired a deep insight. और फिर से रीड करो, कोई बात नहीं। मैम आफ्टर द डेथ और स्वामी विवेकानंद. हाँ, वहां पे नहीं हो बेटा आप। स्वामी दयानंद. एक आफ्टर द सेकंड, डेथ ऑफ. एक मिनट बेटा, आप यहाँ पे हो थर्ड पैराग्राफ में देखो। स्वामी विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती तो हमने खत्म किया था ना। हाँ. थर्ड पैराग्राफ, स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna mission. हाँ. Swami Vivekanand established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 CE. In the name of his guru, it has its headquarters at Belur. This mission adopted the ideals of service to mankind through various works. The mission followed the slogan "Service to man is service to God" by gaining motivation from the life of Ramakrishna Paramahansa. This mission opened schools across the nation for imparting education. Hospitals were run by the mission to help the people in need. Even today, the branches of the mission are functional in India and abroad. ओके, गुड। चलो, अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक में, लास्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने कि वो कहाँ के थे, उनका नाम स्वामी विवेकानंद कैसे रखा गया, फिर वो कैसे थे, वो कहाँ कहाँ गए थे, वो एक्चुअली में स्वामी विवेकानंद जो है वो रिलीजियस किस बारे में मतलब समझाते थे। वो इंडियन कल्चर से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए वो लोगों को बोलते थे कि भाई प्लीज एक्सेप्ट योर इंडियन कल्चर एज द इंडियन कल्चर इज रियली गुड। तो ये इंडियन कल्चर और फिलोसफी के बारे में सब बहुत ही ज्यादा समझाते थे। ही हैज अ डीप नॉलेज रिगार्डिंग रिलीजियस एंड
इंडियन कल्चर। अब थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे दिखाया गया है कि रामकृष्ण परमहंस ने कौन सी एक्टिविटीज की। जैसे कि हमको पता है कि स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के भक्त थे, उनके शिष्य थे। तो स्वामी विवेकानंद जो है उन्होंने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन के नाम से कोलकाता में एक मिशन स्टार्ट किया। ठीक है, कौन से नाम से? उनके गुरु के नाम से। सो स्वामी विवेकानंद established the Ramakrishna Mission in Kolkata in the year 1897 in name of his guru। तो जैसे we all know कि स्वामी विवेकानंद जो थे वो किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के। तो उन्होंने मतलब एक बोलते हैं ना कि एक एक्टिविटी स्टार्ट की, एक मिशन स्टार्ट किया जो 1897 से स्टार्ट हुआ, जिसका नाम उन्होंने रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना गया। इट हैज इट्स हेडक्वार्टर्स एट बेलूर। अब आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मिशन, कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हो ना, तो उसका एक मतलब ऐसा हेड ऑफिस होता है कि जहाँ से सारे एक्टिविटीज एक्चुअली प्लान किए जाते हैं और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो रामकृष्ण मिशन इन्होंने स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता से, उनका हेडक्वार्टर्स बेलूर में था। ठीक है, दिस मिशन, अब इस मिशन में किया क्या गया, कौन सी एक्टिविटीज की गई और ऐसे क्या क्या काम किए गए। तो दिस मिशन एडॉप्टेड द आइडियल्स ऑफ सर्विस टू मैनकाइंड थ्रू वेरियस वर्क्स। अब इस मिशन का एक ही गोल था कि इस मिशन से जितने भी सर्विसेज दिए गए वो मैनकाइंड को दिए गए, उनके डिफरेंट वर्क करके। मतलब क्या कि अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग काम करके जरूरतमंद इंसानियत को, इंसानों की मदद की जाए। ठीक है, उनको जैसे भी काम के लिए सर्विस चाहिए, वी शुड हेल्प देम। The mission followed by the slogan service to man is service to God। जैसे ही उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया, वो मिशन वो लोग फॉलो करते थे एक स्लोगन के साथ कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। by gaining motivation from the life of रामाकृष्ण परमहंस। अब विवेकानंद जो थे वो एक ही स्लोगन फॉलो करते थे कि भाई वी शुड सर्विस द पर्सन, द ह्यूमन बीइंग which will automatically service to our God। मतलब अगर हम किसी बंदे को, जरूरतमंद को, किसी बंदे की मदद करते हैं तो हम लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि हमने उस खुदा की मदद, हम उस खुदा के क्या बोलते हैं ऐसे लिस्ट में आ चुके हैं, एक अच्छा काम करने की लिस्ट में आ चुके हैं। बाय गेनिंग मोटिवेशन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रामकृष्ण परमहंस। ये उन्होंने कहाँ से सीखा कि भाई लोगों की मदद करनी चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, पुअर पीपल की मदद करनी चाहिए। इससे हमारा क्या होता है कि हमारा गॉड के वहां पे मतलब ऐसा लगता है कि नहीं हमने अच्छा काम किया और हमारा कर्म अच्छा बनता है। ये उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से सीखा। दिस मिशन ओपन स्कूल अक्रॉस द नेशन फॉर एम्पार्टिंग एजुकेशन। अब ये जो रामकृष्ण मिशन है उसने पूरे हमारे देश में अलग अलग स्कूल्स, एजुकेशंस, मतलब स्कूल्स ओपन किए जो बहुत ही अच्छी एजुकेशन देती थी हमारे इंडियन कल्चर के ऊपर। ठीक है, हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन टू हेल्प द पीपल इन नीडी। जरूरतमंदों को हॉस्पिटल्स भी प्रोवाइड किए गए इस मिशन के अंदर। ना तो सिर्फ लोगों की मदद की गई बल्कि जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए उन्होंने स्कूल बनाए और वो लोग वहां पे आके अच्छी तरह बहुत ही अच्छा स्टडी कर सकते हैं। उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया। इम्पार्टिंग मतलब यू हैव टू प्रोवाइड, उनको एजुकेशन प्रोवाइड किया। हॉस्पिटल्स वर रन बाय द मिशन, बहुत ही बड़े हॉस्पिटल्स बनाए जैसे जरूरतमंद आके यहाँ पे अपना इलाज करवा सके। इवन टुडे द ब्रांचेस ऑफ द मिशन आर फंक्शनल इन इंडिया एंड अब्रॉड टू। अब ये तो बात थी 19th सेंचुरी की, बट आज के प्रेजेंट इन प्रेजेंट टाइम्स इवन 21st सेंचुरी में ये जो रामकृष्ण मिशन है ना वो आज भी चल रहा है। उसकी आज भी ब्रांचेस हैं, इंडिया में भी है और अब्रॉड में भी है। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज में मतलब यहाँ की कंट्री और बाहर की सारी बहुत सारी अलग अलग कंट्री में भी इसके फंक्शन और एक्टिविटीज हो रहे हैं। ओके,
So with that, we complete this topic. Swami Vivekanand, any doubt, girls? No, ma'am. No, Okay. ma'am. Should we go to another topic? Uh, Chalo. yeah. Next topic is reformation movements in the Muslim community. हमने पढ़ा था Ma'am, I divided. will. Ma'am, can Yes, I read? beta. Yes, yes. No issue. You can read it, beta. First paragraph read करना. Thank you, ma'am. Reformation movements in the Muslim community. In the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community under the leadership of people like Haji Shariatullah from Bengal and Sir Syed Ahmad Khan from Rai Bareli in Uttar Pradesh. They were motivated by the preaching of the religious leader Waliullah. Waliullah, Waliullah of Delhi. They believed that the Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted. They started Wahhabi movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer. Okay. So we are starting with the topic that's reformation movements in the Muslim community. अब यहाँ पे reformation मतलब क्या कि changes. Okay. चेंजेस कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो 19 सेंचुरी से मतलब 19 सेंचुरी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के रिगार्डिंग चेंजेस आए हैं। अब 19 सेंचुरी में क्या था कि बहुत सारे मतलब सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, वैसे तो बहुत में, पर यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के दिए हैं कि बहुत सारे लोग क्या थे कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं करते थे कि भाई नहीं, गर्ल्स को पढ़ना जरूरी नहीं है। और ऐसा भी था कि उनको बाहर नहीं जाने देते थे। ठीक है, किसी के साथ यू डोंट हैव टू गो आउट आफ्टर 7, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे रिलीजन के मतलब इवन इन मुस्लिम कम्युनिटी के आपको तो शायद ज्यादा आइडिया होगा कि ये सारे ट्रेडिशंस थे, तब के वक्त के रूल्स थे। तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए उस बारे में यहाँ पे दिया गया है। So, in the early 19th century, social and religious reforms were initiated in Muslim community. People like Haji Sarutullah from Bengal and Syed Ahmad Khan from Raebareli in UP. अब पहले के जमाने में क्या था कि जैसे आज है ना 21st सेंचुरी में हम लोग पता है वोटिंग होता है, वोटिंग। तो वोटिंग राइट्स मतलब हर एक बंदे को वोटिंग करने जाने का आफ्टर 18th ईयर ऑफ एज। तो मतलब हमारा इलेक्शन कार्ड लेके हम वोटिंग करने जाते हैं तो जीतता है वो क्या होता है, यहाँ का लीडर होता है या बीजेपी या कांग्रेस। तो पहले के जमाने में ऐसा कुछ नहीं था। 19 सेंचुरी में, तब की सेंचुरी में क्या था कि हम लोग ऐसे मतलब जो पीपल है ना, मतलब जो लोग है ना, वही एक बंदे को उठा के एक लीडर बनाते थे कि हमारे कम्युनिटी का लीडर ये बंदा रहेगा। ऐसे मतलब विलेजेस में होता है ना पंचायत, तो वो जो पंचायत में सरपंच और ये सब होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, लोग ही उनको बनाते हैं ना, सरपंच लोग ही उनको बनाते हैं ना कि भाई आप लोग पंचायत के सरपंच हो। तो यहाँ पे 19 सेंचुरी में मुस्लिम कम्युनिटी में लोगों ने सोशल और रिलीजियस चेंजेस लाने के लिए दो लोग को लीडरशिप बनाया। सबसे पहले है हाजी सरुतुल्लाह फ्रॉम बंगाल एंड श्री सैयद अहमद खान रायबरेली इन यूपी। तो they are motivated by the preaching of religious leaders शाह वली उल्लाह ऑफ दिल्ली। अब ये जो दोनों लीडर बनाए गए बंगाल और यूपी से, लोगों ने उनको लीडरशिप तो दिया रिगार्डिंग सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस। ओके, कौन सी कम्युनिटी में, तो भाई मुस्लिम कम्युनिटी में। तो उन लोगों ने ये चेंजेस, अगर चेंजेस लाना है तो उन लोगों ने ये सारे चेंजेस कहाँ से सीखे, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में कहाँ से सीखा, तो भाई शाह वली उल्लाह ऑफ दिल्ली। अब दिल्ली के जो लीडर थे जिनका नाम था शाह वली उल्लाह, उनसे मोटिवेट होके उन्होंने ये
रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस और सोशल चेंजेस के बारे में सीखा। They believed that the Britishers could establish their rule in our country as the Islam in India was becoming weaker and corrupted। अब ये जो लीडर हैं बंगाल के, यूपी के, दिल्ली के, उनको क्या लगा पता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं, अंग्रेजों का जो शासन है, अंग्रेजों ने क्या किया है, हमारे कंट्री के ऊपर रूल किया है, हमारे कंट्री के ऊपर अपना शासन चलाया है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश में जो इस्लामिक मतलब हमारा जो इस्लाम है वो धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है और टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, करप्ट मतलब खत्म होता जा रहा है। ऐसा इन लीडर्स को लगा। तो उन्होंने क्या किया, उनको ऐसा लगा कि भाई ब्रिटिशर्स अगर ज्यादा यहाँ पे रहे और हमारे यहाँ पे रूल चलाने लगे, अपना शासन चलाने लगे, 19th सेंचुरी की बात है, नॉट फॉर टुडे। तो तब उनको ऐसा लगा कि हमारे देश में इस्लाम जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ता जा रहा है और खत्म हो जाएगा, ऐसे तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, एक एक्टिविटी स्टार्ट की जिसका नाम है वहाबी। दे स्टार्टेड वहाबी मूवमेंट इन ऑर्डर to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer। अब जैसे ही उनको लगा कि हमारा इस्लामिक रिलीजन जो है, हमारे इस्लाम रिलीजन बहुत ही वीक पड़ती जा रही है, धीरे धीरे अगर वीक पड़ती गई तो ये खत्म हो जाएगी, तो उन्होंने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया हमारे इंडिया में एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी। कि जैसे वहाबी मूवमेंट स्टार्ट होगा, हमारे यहाँ पे हमारा जो इस्लामिक रिलीजन है, हमारा जो इस्लामिक कल्चर है वो स्ट्रॉन्ग और ऐसा बनता जाएगा कि कोई कभी इसको कितना भी शासन चलाए, दे डोंट गेट टू करप्टेड, दे डोंट वांट टू एबॉलिश इट। वो न खत्म कर पाएंगे, न तोड़ पाएंगे और न वीक कर पाएंगे। ठीक है, चलो रीड इट बेटा। Many Muslims started acquiring English education due to the impact of Wahhabi movement and the growing influence of the Western culture. However, due to the orthodox nature of the ulema, a large number of Muslims remained deprived of the English education, social awareness, and reforms. That is why the education of Muslims and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. ओके, अब मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग। अब जैसे ही वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहाबी मूवमेंट मतलब क्या, कि उन लोगों ने एक ऐसा एक्टिविटी स्टार्ट किया जिसके अंदर वो लोग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे अंग्रेजों के साथ तुम लोग खड़े रह पाओ, उनके साथ लड़ पाओ। क्यों? क्योंकि तब के वक्त अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का रूल ही यहाँ पे चलता था। तो यहाँ पे दिया गया है कि many Muslims started acquiring English education due to the impact of Wahhabi movement। अब जैसे ही वहाबी मूवमेंट आया तो उसके अंदर उन लोगों ने फर्स्ट एक्टिविटी क्या की, मुस्लिम्स लोग जो है, बहुत सारे मुस्लिम लोग इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश सीखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर। और वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, वेस्टर्न कल्चर में कैसे रहा जाता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, हाउ शुड वी बिहेव इन वेस्टर्न कल्चर, हाउ शुड वी स्टैंड इन वेस्टर्न कल्चर, मतलब वेस्टर्न कल्चर को अपनाया और वेस्टर्न कल्चर सीखने की ट्राई की और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो जब अंग्रेजों के सामने आपको खड़ा रहना है तो मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किया। उसके अंदर उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट की। सबसे पहले बहुत सारे मुस्लिमों ने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया और वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर उसको सीखने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए, उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए वेस्टर्न कल्चर अपनाया। However, due to the orthodox nature of ulema, a large number of Muslims remained deprived of English education, social awareness and reforms। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे ही मुस्लिम्स कम्युनिटी के लोग इंग्लिश पढ़ें और सारे ही बाहर जाएं, वेस्टर्न कल्चर सीखें, ऐसा जरूरी नहीं है। लोगों की थिंकिंग पे डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी थिंकिंग जो थी वो ऑर्थोडॉक्स थी। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने
पुराने जमाने की थी, अब मतलब तब का पुराना ही जमाना था, लेकिन फिर भी ऐसा था कि वी शुड नॉट लीव अवर कल्चर, वी शुड नॉट गिव अगेंस्ट अवर ट्रेडिशन, हमको हमारा ट्रेडिशन अपनाना चाहिए। जरूरी नहीं है हम लोग इंग्लिश पढ़े तो ही आगे, मतलब ऑर्थोडॉक्स नैरो माइंडेड पीपल भी थे। तो तब के वक्त जो ऑर्थोडॉक्स नेचर के पीपल थे, तब तो मतलब उस टाइप के जो नेचर के, उस टाइप के थिंकिंग के जो लोग थे, तो तब इतने सारे लोग जो थे जो ये सोचते थे कि नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो विथ अ वेस्टर्न कल्चर। तो बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो रह गए, इंग्लिश सीख नहीं पाए, और अपने जो मतलब जो चेंजेस था वेस्टर्न कल्चर वो अवेयर, उनसे वो लोग अवेयर रहे, मतलब वो न वेस्टर्न कल्चर से मतलब सीख पाए कुछ, और ना ही इंग्लिश सीख पाए। That is why the education of Muslim and the subsequent rise of the middle class was not satisfactory. इसीलिए मुस्लिम का जो एजुकेशन है, मतलब मिडिल क्लास लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कल्चर में नहीं जा पाए, वेस्टर्न कल्चर नहीं सीख पाए, और ना ही इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश एजुकेशन कर पाए। तो दैट इज वाई द मुस्लिम कम्युनिटी में जो मिडिल क्लास फैमिली है, दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस सब्सिक्वेंट राइज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एंड वेस्टर्न कल्चर। ओके गर्ल्स, एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, विल कंप्लीट द लेक्चर विद दिस। हम लोग यहाँ पे रिफॉर्मेशन में थर्ड पैराग्राफ से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। जितना हमने आज किया है, हमने आज 3 टॉपिक